हेलो जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेन एंड पेंसिल। बच्चों, बहुत थोड़े लंबे समय के बाद मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरा नेशनल यूरोप का शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया है सो डैट आपको डिवीजन में परेशानी नहीं आएगी। लेट्स स्टार्ट। ये जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो सीन आता है वो आता है सॉरियो की पिक्चर का, जिसमें ये दिखाया गया है कि सारी कंट्रीज एक के बाद एक आज़ाद हो रही हैं। और आज़ाद होने का सेंस मतलब वो लोग मोनार्की को हटा के रिपब्लिक पर आ रहे हैं, नेशनलिज्म को गेन कर रहे हैं, ऊपर से भगवान इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये सारी कंट्री एक के बाद एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से निकल रही हैं। उसके बाद जो यहाँ पे कचरा पड़ा है वो ये दिखाता है कि अभी भी करप्शन दुनिया में बाकी है। अब उसके बाद में बच्चों जो पहला टॉपिक आता है वो आता है द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द आइडिया ऑफ द नेशन। इसमें आपको पता है बच्चों, 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि सबसे पहले जो रेवोल्यूशन हुआ था वो फ्रांस में ही हुआ था। बेस्टाइल जेल को तोड़ा गया था, उसके बाद राजा को हटा दिया गया था। तो उसी के बाद का सीन हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, 1789 में जब राजा को हटा दिया जाता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद में इन्होंने सबसे पहले भावना दी है ला पैट्रियन और ली सिटोयन। ला पैट्रिक का मतलब ये लैंड उनके पिता के समान है, और ली सिटोयन का मतलब हम उसके बच्चों के समान हैं। और इन्होंने ही लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वलिटी का नारा दिया। उसके बाद इन्होंने अपना फ्लैग ट्राई कलर में चेंज कर दिया, स्टेट जनरल को इलेक्ट कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दिया। लॉज, वेट्स एंड मेजर्स, ये सब चीजें इन्होंने यूनिफॉर्म कर दी, यानी कि एक जैसी कर दी। 1790 से अब क्या होता है, 1790 से ठीक उसकी एक साल बाद फ्रेंच आर्मी और कंट्रीज को आज़ाद कराने के लिए निकल पड़ती है। तभी वहाँ पे कौन आ जाता है, नेपोलियन। जो नेपोलियन था बच्चों, वो वहाँ पे एक सोल्जर था। जब उसने देखा कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सामान्य नहीं है, तो उसने अपनी पावर को बढ़ा के अपने आप को वहाँ का कमांडर घोषित कर दिया। जैसे ही वो कमांडर बना 1804 में, उसने क्या करा, वहाँ पे नेपोलियन कोड लगा दिया, जिसको हम सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करते चलेंगे सो डैट आपको नोट्स में परेशानी नहीं होगी। अब नेपोलियन कोड में क्या था, मेन उसने क्या करा, राइट टू प्रॉपर्टी दे दी, और जो लॉस के सामने सबको उसने बराबर कर दिया। सारे बर्थ के आधार पर जितने भी प्रिविलेजेस लोगों को मिले हुए थे, फर्स्ट स्टेट को, सेकेंड स्टेट को, वो इसने हटा दिए। एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाइड कर दिया, और फ्यूडल सिस्टम जो एक टैक्स था उसको हटा दिया। ये सब उसने किस में करा, नेपोलियन कोड में। अब ऐसा तो इससे क्या हुआ, लोग आगे से बहुत खुश हो गए। वो जहां भी जाता था लोग उसे हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के नाम से जानने लगे। ये आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो ट्री वो लगा रहा है, इसको लिबर्टी ट्री कहा जाता है। इसी के आधार पे उसको लोग वेलकम करने लगे। लेकिन अब जब सब वेलकम करेंगे, लेकिन उसमें कुछ बुराइयां भी थी। बुराइयां क्या थी, उसने क्या करा, वहाँ पे जिस भी कंट्री को जीतता था वहाँ पे टैक्स को बढ़ा देता था। सेंसरशिप लगा दी, सेंसरशिप मतलब मीडिया पे रोक लगा दी। कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब जिस कंट्री को जीतता था उसी कंट्री की सेना को लड़ने के लिए भेजता था। और उसने सारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अपने हाथ में रखा। इसने क्या क्या करा, नेगेटिव साइड में टैक्स बढ़ा दिए, सेंसरशिप बढ़ा दी, कॉन्स्क्रिप्शन बढ़ा दिया, और सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसने अपने हाथ में रखा। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसमें नेपोलियन की जो थैले से सारी चीजें गिरती जा रही हैं, ये वो कंट्रीज हैं जो नेपोलियन हारता जा रहा था। अब उसके बाद में क्या होता है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, ये आपका दूसरा टॉपिक है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि लोगों में नेशनलिज्म की भावना आई कहाँ से। तो जहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, यानी कि बहुत अमीर लोग थे। उसी के साथ में अब नई क्लास आ गई, न्यू मिडिल क्लास, जो किसकी वजह से आई, बिजनेस की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, लोगों को सर्विस मिल रही थी, लोगों को काम मिल रहा था। उसकी वजह से नई मिडिल क्लास आ गई, जो कि लोग लिबर्टी रहना पसंद करते थे। जो लोग वो क्या कहलाए, लिबरल्स कहलाए। लिबरल्स का मतलब था उनके लिए फ्री, वो सबके लिए इक्वलिटी चाहते थे, सबको बराबर से रहना देना चाहते थे, लेकिन राजा को नहीं चाहते थे। उसके बाद में ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी भी चाहते थे और इक्वलिटी चाहते थे, लेकिन ये यूनिवर्सल सफरेज नहीं देना चाहते थे, यानी कि सबको वोटिंग का अधिकार नहीं चाहते थे। अब इनके लिए फॉर इकोनॉमी में इनके लिए लिबर्टी का मतलब था कि इनके मार्केट पे से टैक्स हट जाए, रिस्ट्रिक्शन हट जाए। और इसके लिए इन्होंने क्या करा, 1894 में इन्होंने एक जुबेलियन, जुबेलियन मतलब, जुबेलियन का मतलब होता है, इन्होंने क्या करा, इसको प्रशिया ने स्टार्ट किया था। इन्होंने इसमें सारी 32 करेंसी को हटा के खाली 2 करेंसी में कर दिया, ताकि बिजनेस करने में जो परेशानी आती थी,
कहीं पे कोई और करेंसी थी, वो सब इन्होंने हटा दी। उसके बाद आपके पास नया टॉपिक आता है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इसमें क्या हुआ, कंजर्वेटिज्म मतलब कंजर्व करना, यानी कि जो लोग राजा को फिर से चाहते थे। तो नेपोलियन जो था वो इतना शक्तिशाली था कि उसको हराने के लिए 4 कंट्रीज, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशिया एंड ब्रिटेन, 4 कंट्रीज रशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशिया एंड ब्रिटेन, ये 4 कंट्रीज ने मिलकर वाटरलू नामक जगह पे 1815 में इसको हरा दिया। किसको? नेपोलियन को। अब जब नेपोलियन को हरा दिया गया है तो वहां पर एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का नाम रखा गया कांग्रेस ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना। वियना नामक जगह पे हुई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया ट्रीटी ऑफ वियना। इसको होस्ट किया था, यानी कि इसको बुलाया था किसने? ड्यूक मैटरनिक ने। अब ड्यूक मैटरनिक ने जब इसको बुला लिया कांग्रेस ऑफ वियना को, तो वहां पे कई समझौते हुए। जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें इन्होंने क्या करा, जितनी भी कंट्रीज जीती थी नेपोलियन ने, उन सबको इन्होंने बांट दिया। और ये पहला टाइम था जब किसी कंट्री का मैप बना। ये डिसाइड कर दिया गया कि इस कंट्री की सीमा यहाँ तक है। अब उसके बाद बच्चों आप ये देख रहे हो कि जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं कि लोगों के चेहरे पे पट्टियां बंधी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को जब राजा फिर से आ गया, 12वीं डायनेस्टी फिर से आ गई और राजा फिर से सिंहासन पे बैठ गया, तो फिर से उन वहाँ पे क्या लगा दी गई? सेंसरशिप लगा दी गई, यानी कि मीडिया पे रोक लग गई। तो जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हो कि सब बोल तो रहे हैं लेकिन सबके मुंह पे पट्टी बंधी है। इसका मतलब इन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। जब ये सब हो गया तो आपके पास नया टॉपिक आ गया, राजा फिर से आ गया, तो राजा को हटाने के लिए फिर से रेवोल्यूशन होगा। तो नए रेवोल्यूशनरीज हमारे पास निकल के आए। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है गिजिपी मैजिनी। जो गिजिपी मैजिनी थे वो जेनोवा में बॉर्न हुए थे 1807 में, और 1831 में जब वो 24 ईयर्स के थे तो उनको देश से बाहर निकाल दिया गया और इन्होंने इटली में जाकर 2 नई सोसाइटीज बनाई। नंबर 1 यंग यूरोप इन वार्ने एंड यंग इटली इन मर्सलाइज। 2 पार्टी कौन कौन सी? यंग यूरोप इन वार्ने एंड यंग इटली इन मर्सलाइज। ये वो रेवोल्यूशनरी थे, वर्ल्ड के सबसे पहले रेवोल्यूशनरी बने हैं गिजिपी मैजिनी। और इन्हीं के बारे में मैटरनिक ने रिमार्क दिया था, बहुत बड़ा रिमार्क दिया था। मैटरनिक बोलते बहुत थे और उन्होंने सबसे पहला रिमार्क दिया था मैटरनिक के मैजिनी के लिए, द मोस्ट डेंजरस एनिमी। किसने बोला? ये मैटरनिक ने बोला है गिजिपी मैजिनी के लिए, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा किसका? राजा का। अब उसके बाद में आपके पास तीसरा टॉपिक आता है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब जब इतना गिजिपी मैजिनी आ गए, जगह जगह रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए, तो सबसे पहले फिर से दोबारा से जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है वो कहाँ पे हुआ? जुलाई में, फ्रांस में। अब फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हो गया, वहाँ पे ब्रूजर्स में जब रेवोल्यूशन हो गया, बार्बन किंग्स को हटा दिया गया और लिबरलिज्म आ गया, तब फिर से मैटरनिक ने रिमार्क दिया, क्योंकि मैटरनिक बोलते बहुत हैं तो मैटरनिक चुप तो बैठ नहीं सकते। उन्होंने दूसरा रिमार्क दे दिया, बैन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। यहाँ पर ही आपको ये रिमार्क मिल रहा है, द बैन द फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। अब जुलाई में यहाँ पर रेवोल्यूशन हो गया था ब्रूजर्स में, उसी के बाद में और सारी कंट्रीज यानी कि पूरे यूरोप में आज़ादी की आग लग गई थी। और इसी में आपको पता है 1830 में, द 1824 में वहाँ पे हो गया। उसके बाद में 1824 में तो ग्रीक में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था और फाइनली 1832 में द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, उसमें ग्रीक जो था वो आज़ाद हो गया। अब आपके पास जो तीसरा टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। अब लोग थोड़ा थक गए थे इन सब चीज़ों से, वो परेशान हो गए थे लड़ाइयों से, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अब अपना आइडिया थोड़ा सा चेंज कर दिया। लोगों ने अब रीज़न की बजाय इमोशंस पर ध्यान देना शुरू कर दिया और उन्होंने दिमाग की बजाय दिल पे जोर दिया। तो इसलिए उन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने के लिए आर्ट्स, पिक्चर्स, डांस, प्लेज, इन सब की स्टोरीज, इन सबको इकट्ठा किया और लोगों को इनके थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाया गया। ठीक है, तो उसके बाद में फिर जब इतना सा हो जाएगा, जगह जगह वॉर होंगे, जगह जगह परेशानी होगी, रेवोल्यूशन होगा, तो क्या सिचुएशन बन जाएगी? हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। जगह जगह रिवॉल्ट होने लगे, लोग बहुत परेशान थे, भूखे थे, उनके पास काम नहीं था,
तो लोगों की परेशानियां जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसी के बाद में आपका एक मेन इंसिडेंट आता है सिसेलियन, जिसमें क्या हुआ 1845 में, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिसेलियन रेवोल्यूशन, जिसमें क्या हुआ, सिसेलिया एक जगह थी जहां पर बीवर्स का कॉन्ट्रैक्टर से झगड़ा हो गया और कॉन्ट्रैक्टर ने पुलिस को बुला लिया था, जिसमें से 11 जो बीवर्स थे वो मारे गए। इस इवेंट को हम सिसेलियन बीवर्स रिवॉल्ट के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बच्चों, वो आता है द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब लिबरल्स जो आज़ादी चाहते थे, वो सबके लिए आज़ादी चाहते थे, तो अब इसमें इन्होंने क्या करा, जर्मनी में 18 मई 1848, 18 मई 1848 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है बच्चों ये, उसमें जर्मनी में 831 लोगों को चुना और वो लोग चुन के कहाँ गए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे गए, जहां पर जाके उन्होंने क्या करा, विलियम फोर्थ जो प्रशिया का राजा था उसको उन्होंने अपना राजा घोषित किया और उससे कहा कि आप हमारे राजा हो लेकिन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना ली थी, तो ये चाहते थे राजा तो रहे लेकिन साथ में रिपब्लिक यानी कि पार्लियामेंट का भी काम चले। तो राजा तो उस बात को मानेगा नहीं, राजा ने क्या करा, उसको रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने के बाद में उसने कई राजाओं के साथ मिलकर इस रेवोल्यूशन को दबा दिया। अब इस रेवोल्यूशन को दबा तो दिया, लेकिन ये देख रहे हैं आप पिक्चर, इसमें इन्होंने राजा को क्राउन ऑफर किया लेकिन राजा ने इसको नहीं लिया। उसके बाद इसने क्या करा, वहां पे कई राजाओं को बुला के उस रेवोल्यूशन को दबा दिया। दबा तो दिया लेकिन उन लोगों को इतना समझ में आ गया था कि हम ज्यादा दिन इन पर राज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने क्या करा, इन लोगों को थोड़े से अधिकार देने शुरू कर दिए। हब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू दी हंगेरियंस, यानी कि हंगरिया को थोड़े से अधिकार दे दिए गए। जब इतना सीन हो गया यूरोप में, इतनी चेंजेस हो गए, ग्रीक आज़ाद हो चुका था, फ्रांस में रेवोल्यूशन हो ही चुका था, अब जर्मनी और इटली जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी ये भी अपने यहाँ नेशनलिज्म चाह रही थी। तो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी थी उसको सपोर्ट किसने किया, उसको सपोर्ट किया प्रशिया के जंकर्स ने। जंकर्स मतलब वहाँ के अमीर लोगों ने, ठीक है। अब आपके पास है मेन टॉपिक जो निकल के आता है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब जर्मनी का पहले हमें देखना है, सबसे पहले वहां पे कैन आर्मी बी दी आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, क्या आर्मी कर सकती है किसी काम को, बिल्कुल कर सकती है। यहाँ पर जो हमने रेवोल्यूशन देखा था इससे पहले, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला जो रेवोल्यूशन हुआ था उसको सपोर्ट किया किसने, प्रशिया के जंकर्स ने। ये जंकर्स होते थे लैंडलॉर्ड्स, इन्होंने इसको सपोर्ट किया। और जो जर्मनी का वहाँ का जो मेन चीफ मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क, अब निकल के आते हैं हमारे पास में ओटो वन बिस्मार्क, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 7 साल तक लगातार 3 कंट्रीज के साथ में युद्ध किया। 7 साल तक युद्ध किया है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। किस किस के साथ में, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में युद्ध किया। और फाइनली 1871 में प्रूशिया किंग विलियम फर्स्ट को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। इस तरह से जर्मनी था वो आज़ाद हो गया, यानी कि जर्मनी में वहाँ पे नेशनलिज्म आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, ये जर्मनी का हो गया। देन अब उसके बाद में आपके पास आता है इटली। इटली जो था बच्चों, इटली भी एक तरह से यूनिफाइड नहीं था। इटली में 7 स्टेट थे जिन पे अलग अलग लोगों का राज था। खाली सार्डिया पिडमोंट था एक बीच का सेंटर पार्ट जिसपे ऑस्ट्रेलिया के राजा का राज था, बाकी पूरे में अलग अलग राजा राज करते थे। अब यहाँ पे 3 हीरो हैं इटली में, जो यूनिफिकेशन हुआ है उसमें 3 हीरो हैं, गिजिपी मैज़ेनी और आपका कैवर, एंड थर्ड है आपके पास में गिजिपी गैरिबाल्डी। इन तीनों ने मिलकर वहाँ पे रेवोल्यूशन करा है। सबसे पहले गिजिपी मैज़ेनी आए हैं जिन्होंने रिवॉल्ट किया है 1831 में, लेकिन वो फेल हो गए। उसके बाद में वहाँ का सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर जो थे कैवर, उन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाया और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। देन उसके बाद में गिजिपी गैरिबाल्डी आए हैं 1860 में, जिन्होंने लोकल पीजेंट्स की मदद लेकर लास्ट में वहां पे विक्टर एमुअल सेकंड को, किसको, विक्टर एमुअल सेकंड को वहां का राजा घोषित कर दिया। इस तरह से इटली भी यूनिफाई हो गया। अब आपके पास में देख रहे हो इस पिक्चर में, आप ये देख रहे हो कि जो गैरिबाल्डी है वो राजा की हेल्प कर रहा है उन्हें इटली को जूता पहनाने में। इस जूते पे लिखा हुआ है इटली, तो इसका मतलब वो हेल्प कर रहा है कि आप अंदर से इसमें घुसो, यानी कि आप इटली के राजा हो, आप इस पे राज करो। गैरिबाल्डी को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं।
उसके बाद में अब आपके पास आते हैं, उससे पहले आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का केस बहुत ही अजीब रहा है। ब्रिटेन में ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं हुए। 1688 में इंग्लिश इन्होंने क्या करा, इंग्लिश लोग वहाँ पे 3 लोग थे, इंग्लिश, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। तो ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे, खाली इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड के लोग थे, वेल्श के लोग थे और स्कॉटलैंड के लोग थे। तो 1688 में तो उन्होंने अपनी इंग्लिश पार्लियामेंट बना ली, जिसमें राजा ने कोई विरोध नहीं किया। उसके बाद इन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन निकाला, एक अपना नया रूल निकाल दिया जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन। ये इन्होंने निकाला 1707 में, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड तो एक हो गए। कौन कौन? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। अब वेल्स रह गया जो उनके साथ नहीं आना चाहता था, लेकिन 1798 में इन्होंने जबरदस्ती आयरलैंड को भी अपने साथ में मिला लिया और नए सिंबल इन्होंने तैयार कर दिए, अपना नया फ्लैग बना दिया, नया एंथम बना दिया, सब कुछ उन्होंने चेंजेस कर दिए। तो इस तरह से आपका ब्रिटेन जो था वो बहुत ही जल्दी यूनिफाइड हो गया विदाउट एनी वॉर और एनी डिस्ट्रक्शन। अब उसके बाद में जो आपका आता है बच्चों, वो आता है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब था बच्चों, आप लोग अगर चाहते थे कि हम कंट्री को एक उसमें सिंबल की फॉर्म में देखें, तो सिंबल की फॉर्म में देखने के लिए उन्होंने क्या करा, उसको विजुअलाइजिंग द नेशन करने के लिए लोगों के मन में फीलिंग आए कि हम अपनी मातृभूमि की पूजा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने नेशन को विजुअलाइज फॉर्म में बनाया। जैसे कि आपने देखा जस्टिस की मूर्ति होती है, हाथ में स्केल लिए हुए, ब्लाइंड फोल्डेड, आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। उसी तरह से इन्होंने जर्मन ने बनाई सबसे पहले जर्मीनिया, जर्मन की जर्मीनिया, और फ्रांस की मरीना इन्होंने बनाई, जिसमें इन्होंने क्या दिखाया, जिसमें इन्होंने ये दिखाया कि लिबर्टी जो थी, लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक की इन्होंने अलग अलग मूर्तियां बनाई, जिसमें लिबर्टी जो थी वो रेड कैप पहनी हुई थी और ब्रोकन चैन पहनी हुई थी, और जो जस्टिस वाली थी ब्लाइंड फोल्डेड थी, यानी कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और हाथ में तराजू था। इसी तरह फ्रांस की मरीना बनाई गई, जो पॉपुलर नेम था वहाँ पे, लेकिन किसी को रिजेंबल नहीं करती थी। तो जो मरीना बनाई गई है वो मिक्सचर थी लिबर्टी की और रिपब्लिक की, तो उसे रेड कैप पहनाया गया और उसको कोकेड मतलब एक कोकेड एक ट्री आता है, उसकी लीव्स की उसे ताज बनाया गया। उसके बाद में जर्मन में जर्मीनिया बनी है, जिसको उन्होंने ओक लीव्स का क्राउन पहनाया, ओक की लीव्स का क्राउन पहनाया है, जिसको हीरोइज्म के लिए माना जाता है, इसी उसको पहनाया गया ओक ट्रीज का क्राउन। अब इसके बाद में बच्चों ये जर्मेनिया आपके सामने है, ये ओक लीव्स का क्राउन पहनी है। उसके बाद में जो आता है बच्चों, वो आता है बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। इसमें क्या था, जैसे जैसे नेशनलिज्म बढ़ रहा था, लोग अपने अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे थे, उसी तरह से ये लोग इम्पेरियलिज्म भी करना चाहते हैं। इम्पेरियलिज्म मतलब जो आज चाइना कर रहा है, हर कंट्री से अपना राज करना चाहता है, सेम वो फीलिंग उस समय भी थी। एक यहाँ पे सबसे बड़ा जो टेंशन थी वो थी बाल्कन क्षेत्र। जो बाल्कन का क्षेत्र था उस पर टर्की का अधिकार था, और वो क्षेत्र था जिसपे सारी कंट्रीज अपना अधिकार करना चाहती थी। अब बड़ी बड़ी पावर्स यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका सब इसी क्षेत्र पर अधिकार करना चाहती थी। तो धीरे धीरे यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गए, और जो एंड हुए जाके कहाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे। उसी के बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जिसका डिस्ट्रक्शन हम पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पर जाके आपका एक चैप्टर खत्म होता है। मुझे लगता है, आई होप कि आपको ये चैप्टर की समरी बहुत ही शॉर्ट में समझ में आ गई होगी। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।